गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मिशन कंपटीशन क्लासेज कानपुर में। सभी मित्रों को मेरी तरफ से और मिशन कंपटीशन क्लासेज कानपुर की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों देखिए, आपको जानकर बड़ा हर्ष होगा कि इस खुशहाली के अवसर पर यानी कि होली के त्यौहार पर मित्रों हमारे कानपुर के विधायक जी के अथक प्रयासों से अगर देखा जाए तो कानपुर जो ग्राम पंचायत हुआ करती थी उसकी घोषणा अब एक नगर पालिका के रूप में कर दी गई है मित्रों। इसलिए हमें बेहद खुशी है इस बात की कि कानपुर अपने विकास के पथ पर अग्रसर हैं और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि इसी प्रकार कानपुर अपने विकास के पथ पर अग्रसर होता रहे। अब हम नगर पालिका बनने के बाद हम यानी कि शिक्षकों का और शिक्षार्थियों का एक कर्तव्य बनता है कि नगर पालिका बनने के बाद हम अगर प्रयास करें मित्रों तो कानपुर को एक शिक्षा नगरी के रूप में भी, शिक्षा नगरी का दर्जा भी हम दिला सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन ही जीवन का मूल आधार है, शिक्षा ही जीवन का मूल आधार है। अगर शिक्षा को हम प्रमोट करेंगे तो मेरा मानना है कि इस क्षेत्र का, इस कानपुर शहर का बहुत ही गति से, तीव्र गति से विकास होगा। तो देखिए मित्रों, ये सब आपको विदित है कि कानपुर को एक तरीके से ग्राम पंचायत से यानी कि एक ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में कन्वर्ट किया जा रहा है, यानी कि नगर पालिका बनाने जा रहा है। तो इसके संबंध में मित्रों मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देने के लिए आया हूँ। ये बालकों को पता होना चाहिए कि किस प्रकार से कौन कौन से मापदंड हैं जिसके माध्यम से मित्रों एक ग्रामीण क्षेत्र को शहरी क्षेत्र में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो वो छोटी छोटी बातें जो हमें जानना जरूरी है और किस प्रकार से किसी भी ग्राम पंचायत को नगर पालिका की श्रेणी में रख सकते हैं, ठीक है। और इनकी शुरुआत यानी कि जो लोकल शासन है यानी स्थानीय शासन की शुरुआत कहाँ से होती है, इसका इतिहास क्या रहा है, उस सब के बारे में हम थोड़ा सा मोटा मोटा एक सामान्य तौर पर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए मित्रों, फिर से मैं एक बार हमारे कानपुर के विधायक साहब को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने अथक प्रयास से इस कानपुर क्षेत्र को एक तरीके से ग्राम पंचायत को नगर पालिका के क्षेत्र में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रयास किया है वो सराहनीय है मित्रों, ठीक है। चलिए, तो हम थोड़ी सी सामान्य जानकारी इस बात की ले लेते हैं कि एक ग्रामीण क्षेत्र को यानी कि एक ग्राम पंचायत को किस तरीके से शहरी क्षेत्र में कन्वर्ट किया जाता है, उसके मापदंड क्या है। तो अगर ग्राम पंचायत को एक तरीके से यानी कि ग्राम को हम शहर में किस प्रकार से रख सकते हैं, इसके क्या क्या मापदंड है, तो उनकी अगर हम बात करें मित्रों, मापदंड क्या होते हैं किसी क्षेत्र को एक नगरीय क्षेत्र में कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है मित्रों कि उस क्षेत्र की जो जनसंख्या है, अगर जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या मित्रों कितनी होनी चाहिए, लगभग 5000 से अधिक होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 5000 से अधिक। अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र को यानी कि कोई कस्बा है जो कि ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आता है और उसे हमें एक तरीके से नगरीय क्षेत्र में कन्वर्ट करना है, उसे नगरीय क्षेत्र की अगर संज्ञा दी जाए तो उसके लिए क्या मापदंड हो सकते हैं, उनकी बात हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर जनसंख्या की बात करें तो लगभग 5000 से अधिक की तो क्या होनी चाहिए मित्रों, जनसंख्या। दूसरी बात, जो कामगार पुरुष हैं, जनसंख्या में कामगार पुरुष, जनसंख्या में उस क्षेत्र की जनसंख्या में कामगार जो पुरुष हैं उन पुरुषों का लगभग 75%, कामगार पुरुषों का 75% जो जनसंख्या है वो गैर कृषिगत कार्यों में, गैर कृषिगत कार्यों में क्या होनी चाहिए, संलग्न होनी चाहिए। कहने का मतलब कृषि के अलावा और कोई बिजनेस, व्यापार, कोई पेशा आदि करते हो पुरुष, जिनमें कम से कम कितने परसेंट, 75% कामगार पुरुष गैर कृषिगत कार्यों में लगे हुए होने चाहिए। दूसरी शर्त। तीसरी शर्त यह है कि उस क्षेत्र का जो जनसंख्या घनत्व है, उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व जो होता है वो लगभग होना चाहिए
400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्या होना चाहिए मित्रों? जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब ये जो जनसंख्या यानी कि डेंसिटी की जो बात है, जनसंख्या घनत्व की जो हम बात कर रहे हैं, उसका मतलब ये होता है कि एक वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है उसमें लगभग कितने लोग निवास करने चाहिए? 400 लोग निवास करने चाहिए। तब जाके हम किसी ग्रामीण कस्बे को, टाउन को एक शहरी कस्बा, शहरी क्षेत्र का दर्जा दे सकते हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट जनसंख्या में देखा जाए तो 5000 से अधिक की क्या होनी चाहिए मित्रों? जनसंख्या होनी चाहिए। और उस जनसंख्या में कामगार पुरुषों का यानी कि जो कार्यशील जनसंख्या है, कार्य करने वाले जो लोग हैं, उनका 75% गैर कृषिगत कार्यों में यानी कि कृषि के अलावा अन्य कोई पेशे में संलग्न उनका यानी कार्य करना एक तरीके से होना चाहिए। दूसरा, जनसंख्या घनत्व यानी कि डेंसिटी कितनी होनी चाहिए? 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये तो हुआ मित्रों कि किसी ग्राम को शहर में बदलने के कुछ मापदंड, ठीक, यानी कि ग्राम पंचायत को नगर पालिका क्षेत्र में बदलने के कुछ मापदंड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसकी जो इतिहास है, पृष्ठभूमि है, उसकी अगर हम बात करें, इतिहास, नगर पालिका किस तरीके से बनती है, पृष्ठभूमि अगर हम बात करें, देखिए मित्रों, भारत देश में अगर देखा जाए तो 3 स्तर पर सरकार काम करती है। जैसे हम इंडिया लेवल की बात करें तो सबसे ऊपर हमारे आती है केंद्र सरकार। क्या आती है? केंद्र सरकार, जिसे हम भारत सरकार भी कह सकते हैं, जिसे हम संघ सरकार भी कह सकते हैं। यानी प्रशासन की दृष्टि से अगर देखें तो सबसे ऊपर जो काम करने वाली संस्था है, ठीक है, शासन का संचालन करने वाली संस्था है, वो है केंद्र सरकार। फिर एक जगह से शासन चलाना इतना पूरी तरह से सुविधाजनक नहीं होता, इसी वजह से शासन को हमने इकाइयों में विभाजित किया है। यानी कि दूसरे स्तर पर केंद्र सरकार के नीचे जो सरकारें काम करती हैं उनको कहते हैं मित्रों राज्य सरकार या फिर प्रांतीय सरकार, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रांतीय सरकार, ये याद रखना। इसके बाद ये महसूस किया गया, और आप सभी जानते हैं कि हमारे जो राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी जी, उनके द्वारा भी ये कहा गया कि ग्राम पंचायतों का संगठन यानी गठन होना चाहिए। यानी कि लोकल स्तर पर लोकल लोगों के द्वारा उस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान अच्छी मतलब आसानी से किया जा सकता है, सुविधाजनक होता है। इस वजह से उस क्षेत्र के लोगों का शासन उन्हीं लोगों के द्वारा चलाया जाए, यानी कि लोकल स्तर की सरकार भी होनी चाहिए। तो तीसरे स्तर पर जो सरकार काम करती है मित्रों, वो काम करती है स्थानीय स्तर की सरकार, ठीक है। और हमारे जो नगर पालिका है वो जो अगर देखें तो वो कौन सी सरकार के अंतर्गत आता है? स्थानीय स्तर की सरकार, लोकल गवर्नेंस के अंतर्गत आता है। ये स्थानीय स्तर की सरकार 2 स्तरों पर काम करेगी। एक तो करेगी मित्रों ग्रामीण स्तर पर और एक करेगी मित्रों शहरी स्तर पर। याद रखना, लोकल जो सरकार है वो 2 तरह की होती है। एक तो काम करेगी किस पर? ग्रामीण स्तर पर। एक काम करेगी शहरी स्तर पर, ठीक है। तो भारत देश में देखिए सर्वप्रथम प्रयास किए गए, और जवाहरलाल नेहरू जी के समय हम बात करें 2 अक्टूबर 1959 की, कब की बात करते हैं? 2 अक्टूबर 1959 की। तो भारत में देखिए सर्वप्रथम ग्रामीण पंचायती राज की शुरुआत, ग्रामीण पंचायती राज की शुरुआत का प्रारंभ जो माना जाता है आपके, वो माना जाता है मित्रों राजस्थान से, और राजस्थान के नागौर के हिस्से बगदरी गांव से, ठीक है। भारत देश के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के बगदरी गांव से ग्रामीण पंचायती राज की क्या की है? शुरुआत की। अब एक बात और जानने की है, जो ग्रामीण पंचायती राज हैं या फिर शहरी पंचायती राज हैं, उनको किस समिति द्वारा
किस स्तर पर किस तरीके से उसको राजस्थान में अपनाया गया है, तो उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए मित्रों, 1957 में अगर हम बात करते हैं तो एक समिति गठित की गई थी, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। और ये बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज अपनाने की सिफारिश की, ठीक है, अपनाने की सिफारिश की। अब वो 3 स्तर कौन कौन से होंगे, तो अगर हम अलग अलग समझे तो देखिए, ग्रामीण स्तर की बात करते हैं तो ग्रामीण स्तर पर देखो 3 स्तर बांटे ग्रामीण स्तर पर। तो ग्राम स्तर पर तो आपके जो संस्था काम करेगी वो होगी मित्रों आपके ग्राम पंचायत। क्या होगी? ग्राम पंचायत, ठीक। उसी तरीके से ब्लॉक स्तर पर या खंड स्तर पर जो संस्था काम करेगी उसे हम नाम देते हैं पंचायत समिति। क्या नाम देते हैं? पंचायत समिति। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जिला स्तर पर, किस पर का बात करते हैं? जिला स्तर पर। तो जिला स्तर पर मित्रों काम करेगी आपके जिला परिषद। क्या काम करेगी? जिला परिषद। इसी प्रकार देखो शहरी पंचायती राज, यानी शहरी पंचायती राज की बात करें तो शहरी पंचायती राज में भी वो इन्हीं की तरह 3 संस्थाएं, यानी कि सबसे नीचे अगर काम करेगी तो वो संस्था होगी, सबसे ऊपर जो काम करने वाली संस्था होगी शहरी क्षेत्र में, वो संस्था होगी मित्रों नगर निगम, ठीक। और मिडिल स्तर पर काम करने वाली होगी वो संस्था होगी आपके नगर परिषद। और आपके जो निम्न स्तर पर काम करने वाली संस्था होगी वो होगी नगर पालिका, ठीक है। क्या प्रावधान है यहाँ पर देखो, यानी कि जिस क्षेत्र की, देखो ये तो आप देख चुके हैं कि बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की और उसे अपनाया गया, जिनमें ग्रामीण स्तर पर जो ग्रामीण पंचायती राज है उसमें 3 स्तर पर देखिए, ग्राम स्तर पर देखें तो ग्राम पंचायत संस्था होगी, खंड स्तर पर पंचायत समिति होगी और जिला स्तर पर जिला परिषद। उसी प्रकार शहरी पंचायती राज में भी वही 3 स्तर, सबसे ऊपर जो संस्था कार्य करेगी वो होगी, जैसे बड़े जो नगर होंगे जिनकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक होगी तो उनके लिए व्यवस्था है नगर निगम की, और 5 लाख से नीचे और 3 लाख, यानी कि 3 लाख और 5 लाख के बीच में जिनकी जनसंख्या, 1 लाख या 5 लाख के बीच में जिनकी जनसंख्या, वहां पर होगी नगर परिषद। उसी प्रकार देखो नगर पालिका की बात करें तो जिस क्षेत्र की जनसंख्या कितनी होगी 20,000 से, यानी कि 3 लाख, कई जगह 3 लाख भी है के मध्य, 1 लाख, ठीक है, 3,20,000 से 1 लाख के मध्य की जो जनसंख्या है, यानी 20,000 से ऊपर जनसंख्या और 1 लाख से कम, उस क्षेत्र पर जो संस्था कार्य करेगी वो होगी नगर पालिका, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो खानपुर भी एक तरीके से ग्रामीण पंचायती राज का हिस्सा था पहले, और वो क्या थी? एक तरीके से ग्राम पंचायत थी। अब उस ग्राम पंचायत को किस में कन्वर्ट कर दिया गया है? नगर पालिका में। हालांकि वो बात एक अलग है कि जनसंख्या तो कितनी होनी चाहिए? 20,000 से अधिक होनी चाहिए, ठीक है, तो उसे नगर पालिका क्षेत्र में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये हमें पता होना चाहिए, पहली बात। अब आगे देखो क्या प्रावधान, संवैधानिक स्तर पर क्या प्रावधान है? संवैधानिक स्तर पर प्रावधान, संवैधानिक स्तर पर प्रावधानों की बात करें तो मित्रों मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान में एक संशोधन किया गया और वो संशोधन था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। और ये 1992 ऐसे ध्यान रखना है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93। इसके तहत क्या किया गया?
संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची। टोटल अनुसूची कितनी है वर्तमान में? आप जानते हो 12 अनुसूची है ना, तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और ग्रामीण पंचायती राज को, ग्रामीण पंचायती राज को क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा। एक चीज और याद रख लेनी है, 11वीं अनुसूची में संविधान के भाग 9 में ग्रामीण पंचायती राज का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद की अगर बात करें तो 243 और 243 ए से 243 ओ तक ग्रामीण पंचायती राज के संबंध में क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। तो ये याद रख लेना। संवैधानिक स्तर पर अगर बात करें तो ग्रामीण पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया वो 73वें संविधान संशोधन 1992-93 के तहत दिया गया, जिसके तहत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है और भाग 9 में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, जिसमें अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक, ठीक है, ग्रामीण पंचायती राज के संबंध में प्रावधान है। और कार्य करने हेतु ग्रामीण पंचायती राज को कार्य करने हेतु 29 विषय सौंपे गए, जिसके संबंध में ग्रामीण पंचायती राज में जो संस्थाएं हैं वो कार्य करेंगी। ठीक है, उसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार अगर हम बात करें तो शहरी पंचायती राज की, जिसके बारे में मैंने बताया आपको, शहरी पंचायती राज की, इसके संबंध में क्या संवैधानिक प्रावधान है? यानी कि नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद, इनको जो संवैधानिक दर्जा दिया गया, उसकी अगर हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान में देखो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम, 74वां संविधान संशोधन, ठीक है, अधिनियम, वही 1992-93, ठीक है। इसके तहत देखिए 12वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई। ठीक है, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 9 के में है। ठीक है, किसमें है? भाग 9 के में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। और शहरी पंचायती राज को क्या दिया गया मित्रों? संवैधानिक दर्जा। ठीक, इनका देखिए शहरी पंचायती राज से संबंधित जो प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 पी से लगाकर अनुच्छेद 243 जेड जी तक प्रावधान, ये याद रख लेना। अनुच्छेद 243 पी से अनुच्छेद 243 जेड जी तक शहरी पंचायती राज के संबंध में प्रावधान है। ठीक है, तो संवैधानिक और संवैधानिक स्तर पर जो प्रावधान हुए उनके संबंध में उन्होंने देखा 73वां संविधान संशोधन, जिसके तहत भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसके तहत ग्रामीण पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 ए से ओ तक है। जबकि अगर हम बात करें शहरी पंचायती राज की तो 74वां संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 9 के अनुच्छेदों की अगर बात करें 243 पी से 243 जेड जी तक किया गया है। नगरीय शहरी क्षेत्रों को काम करने के लिए जो विषय दिए गए वो कुल विषयों की संख्या है मित्रों 18, ये याद रखना। तो इस प्रकार से हमने देखा मोटी मोटी सामान्य सी जानकारी। ठीक है, फिर एक बार से रिवाइज करते हैं। देखिए, मैंने सबसे पहले बताया कि कोई कस्बा है जो एक तरीके से ग्रामीण क्षेत्र के दर्जे में आता है, ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अब उसे शहरी क्षेत्र में यानी शहरी कस्बे में, ठीक है, नगरीय क्षेत्र में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए कुछ मापदंड होते हैं। और वो मापदंड ये है, जनसंख्या के हिसाब से देखें तो उस क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 5000 से तो अधिक होनी चाहिए और उस क्षेत्र की जनसंख्या के कामगार पुरुष जो हैं उनमें से 75% लोग गैर कृषिगत कार्यों में लगे हुए होने चाहिए। तीसरा जो इसका मापदंड है कि जनसंख्या का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो 400
व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होनी चाहिए। एक चीज और याद रख लेना, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो भारत देश की 31% आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। ठीक है, ये और याद रख लेना, शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। ठीक, तो ये मापदंड हुआ। उसके बाद हमने देखा कि पृष्ठभूमि क्या रही, इसका इतिहास क्या रहा। तो अब जो खानपुर को एक तरीके से नगर पालिका में कन्वर्ट किया गया, तो नगर पालिका में कन्वर्ट होने के लिए जो मापदंड है वो ये है कि उस क्षेत्र की जनसंख्या 20,000 से ऊपर हो। ठीक है, और 75% से अधिक लोग गैर कृषिगत कार्यों में लगे हुए हो। ठीक, उसके बाद जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो सब कंप्लीट होने के बावजूद ही खानपुर को एक तरीके से नगर पालिका का दर्जा दिया गया। अब इस शहरी और ग्रामीण स्तर की जो पंचायत राज व्यवस्था है, यानी लोकल गवर्नेंस है, स्थानीय स्तर का जो शासन है, जो लोकल लोगों के द्वारा, एक चीज और याद रखो, स्थानीय स्वशासन का मतलब ये है कि किसी क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा, ठीक है, उस क्षेत्र विशेष की जो सरकार है उसका क्या किया जाए, गठन किया जाए, उन्हीं के द्वारा उस क्षेत्र की समस्याओं का शासन प्रशासन के द्वारा समाधान किया जाए। उस परिस्थिति में उस क्षेत्र का जो शासन है वो एक तरीके से स्थानीय स्तर का शासन कहलाता है। तो यहाँ देखिए, पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि सबसे ऊपर भारत देश में जो सरकार शासन का संचालन करती है उसे केंद्र सरकार या संघ सरकार कहते हैं। और उससे नीचे जो इकाइयों की बात करें, प्रांतीय स्तर पर राज्य सरकार काम करती है और लोकल स्तर पर स्थानीय स्तर की सरकारें काम करती है। लोकल स्तर की सरकारों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, तो ग्रामीण स्तर की और एक शहरी स्तर की। ठीक है, आगे चलें। इसके संबंध में अगर भारत देश में इसकी पृष्ठभूमि की बात करें कि ग्रामीण पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से होती है, शहरी पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से होती है, तो सर्वप्रथम देखिए, भारत देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के राजस्थान के नागौर जिले के वगदरी गांव से इसकी शुरुआत की गई, ग्रामीण पंचायती राज। दूसरा राज्य मित्रों मैं बता दूं आपको, आंध्र प्रदेश है ऐसा करने वाला, और पहला राज्य राजस्थान है। तो यहाँ पर देखो, एक कमेटी गठित की गई थी 1957 में। इस कमेटी का नाम था बलवंत राय मेहता समिति, और उसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की, जिसी के आधार पर राजस्थान में देखिए, चाहे वो ग्रामीण स्तर हो चाहे वो शहरी स्तर हो, ठीक है, चाहे ग्रामीण स्तर का प्रशासन हो या शहरी क्षेत्रों का प्रशासन हो, दोनों में ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। तो यहाँ देखो, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया गया, खंड स्तर पर पंचायत समिति का, और जिला स्तर पर मित्रों जिला परिषद का। उसी प्रकार अगर हम देखें तो जहाँ पर 20,000 से 1 लाख तक की जो जनसंख्या है उस क्षेत्र में नगर पालिका होंगी, और 1 लाख से 5 लाख के मध्य तक नगर परिषदें होंगी, और 5 लाख से ऊपर की जो जनसंख्या है वहां पर नगर निगम होंगे। उसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। आगे बात करें संवैधानिक स्तर पर, यानी कि ग्रामीण पंचायती राज और शहरी पंचायती राज को संविधान में जगह कम मिली, किस आधार पर उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया, उनकी अगर बात करते हैं तो देखिए, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 में किया गया, और इसके तहत भारतीय संविधान में जोड़ी गई मित्रों 11वीं अनुसूची और भाग 9 के तहत ग्रामीण पंचायती राज को क्या दिया गया, संवैधानिक दर्जा, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 और 243 में से 243 O तक है, जिसमें पंचायत राज संस्थाओं को काम करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए, 29 विषय प्रदान किए। इसी प्रकार अगर हम बात करें शहरी क्षेत्रों की, उसके लिए देखो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित किया गया, भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, और संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 पी से देखिए 243 ZG तक शहरी पंचायती राज के संबंध में उल्लेख किया गया है, और शहरी पंचायती राज को क्या दिया गया, संवैधानिक दर्जा। काम करने के लिए इनको कितने विषय प्रदान किए गए, 18 विषय। तो यहां तक हमने ये बात समझी। अब थोड़ा सा ये समझिए कि ये जो संस्थाएं हैं इनके मुखियाओं की भी मैं बात बता दूं आपको। तो ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति, ये ग्रामीण स्तर की बात हो रही है, उसके बाद आपके जिला परिषद, ये तो आपके हो गए आपके क्या, ग्रामीण शासन, ठीक है। और शहरी की बात करें तो सबसे नीचे नगर पालिका होती है, ठीक। उसके बाद मध्य स्तर पर नगर परिषद होती है,
ठीक, और सबसे ऊपर होती है आपके नगर निगम। तो यहाँ पर देखो, इसका मुखिया सरपंच होगा, आप सब जानते हो कौन होगा, सरपंच। विस्तार से हम दूसरी वीडियो लेके आएंगे, मगर यहाँ सामान्य जानकारी। पंचायत समिति का मुखिया प्रधान होता है, इसका मुखिया जिला प्रमुख होता है, ये याद रखना। उसके बाद नगर पालिका की बात करें तो यहाँ चेयरमैन होता है, यानी कि अध्यक्ष होता है, नगर पालिका अध्यक्ष। इसके मुखिया को हम सभापति बोलते हैं। क्या बोलते हैं नगर परिषद के मुखिया को, सभापति। और नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसे हम महापौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महापौर, या फिर मेयर भी बोलते हैं, ये याद रख लेना। ये तो छोटी छोटी सी बातें हैं, नॉर्मल सी, ठीक है। किस प्रकार से चुनाव होते हैं, क्या इनकी चुनाव प्रणाली है, ठीक है, कौन कौन किसको त्याग पत्र देता है, इन सब के बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे। एक तरीके लोकल गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे, स्थानीय सुशासन के बारे में पढ़ेंगे, वो हम अगला वीडियो लेकर के आएंगे आपके सामने। यहाँ तो केवल थोड़ा सा इसलिए बता दिया गया कि खानपुर को अभी जस्ट ही एक तरीके से ग्राम पंचायत से नगर पालिका में कन्वर्ट किया गया। फिर से मित्रों, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि ये जो नगर पालिका खानपुर को बनाया गया है, तो एक तरीके से खानपुर वासियों के लिए बहुत हर्ष का विषय है। और आप सभी को एक तरीके से, आपके विधायक महोदय जी को एक तरीके से देखा जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए, जिससे आपका खानपुर विकास के पथ पर अग्रसर होगा। उन्होंने इतना सराहनीय कार्य अपने अथक प्रयासों से किया है। मैं फिर से दोबारा उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।